नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है। हम माँ गंगा की गोद में हैं और इस वक्त हमारे साथ काशी का लाडला, हीराबा का लाडला, देश के बड़ा प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय माँ गंगे। जय महाकाल। कैसे हैं आप? मैं वैसा ही हूँ जैसा चुनाव प्रारंभ हुआ उसके पहले था। ये चुनाव आपके लिए इतने महत्वपूर्ण क्यों है? कोई भी चुनाव महत्वपूर्ण होना ही चाहिए और हर व्यक्ति के जीवन में हर दिन महत्वपूर्ण होना चाहिए, हर पल महत्वपूर्ण होना चाहिए, हर किसी के लिए। मैं हर एक को कहूँगा कि ऐसा ही होना चाहिए। अच्छा, ये बताइए, फर्ज कीजिए कि अगर आप प्रधानमंत्री बन जाते हैं तीसरे टर्म में, तो वो पहली चीज क्या होगी जो आप देश को देंगे? आप इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क क्यों लगा रही हो? माँ गंगा के किनारे पे खड़ी हो पूरा देश आप घूम करके आई हो, देश में आप लोगों से मिली हो, आपने देखा है ये चुनाव मोदी नहीं लड़ रहा है जी। ये चुनाव 140 करोड़ देशवासी लड़ रहे हैं और जो मनोभाव लोगों के देखे हैं, मेरा बहुत लंबा अनुभव है चुनावों का, जनता के मिजाज का अनुभव है, उनका तजुर्बा मैं समझ सकता हूं। तो ये चुनाव से भी काफी ऊपर की अवस्था है। ये वोट देकर के छूटने वाली अवस्था ही नहीं है। वोट दिया और कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, ऐसा नहीं है। वो मोदी से जुड़ चुके हैं और अधिक जुड़ना चाहते हैं। उनको लगता है कि देश ने कई सरकारों के मॉडल देखे, लेकिन भाजपा ने एक ऐसा मॉडल दिया है जिसमें आधुनिक भारत का संकल्प भी है, सपने भी है, और जिसमें साफ साफ देश के सामान्य मानवी जो 70-75 साल से इंतजार कर रहा था, जिसको लगता था कि आजाद होने के बाद ये सब उसे मिल जाएगा, उसको मिला नहीं। वो देने का काम आज मोदी कर रहा है। और इसलिए मुझे जो जमीनी सच्चाई है वो मेरे साथ जुड़ चुकी है। और जो खास करके युवा जनरेशन जिसने बुरे दिन देखे नहीं थे, 2014 के पहला जिसने उसको 5, 7, 10 साल की आयु का था, उसको लगता है यार स्पेस में रिफॉर्म हो रहा है, चंद्रयान हो रहा है, डिजिटल इंडिया हो रहा है, स्टार्टअप हो रहा है, ग्रीन हाइड्रोजन का हब बनने वाला है, फार्मा का हब बनने वाला है। ये उसको लगता है ये तो बिल्कुल दुनिया के लिए हमारा सब कुछ खुल जाएगा। जब वो देखता है कि हम मोबाइल फोन इंपोर्ट करते थे और जब वो सोचता है कि यार दुनिया में हम सेकंड नंबर पर हैं मोबाइल एक्सपोर्टर के रूप में, तो मेरा नौजवान अपने सपनों को मेरे सफलताओं के साथ बुन रहा है वो, और बुन करके वो ऐसा धागा बना रहा है जिस धागे के कारण उसको अपने भविष्य की गारंटी दिखती है। इतना कॉन्फिडेंस, आप लबरेज हैं कॉन्फिडेंस से, मतलब आपको नर्वसनेस जरा भी नहीं है? पहली बात है शायद वो मेरी डिक्शनरी में शब्द नहीं है, नर्वसनेस। दूसरा, मैंने जीवन तपस्या की है जी। मेरा पल पल मैंने खपाया है, देशवासियों के लिए खपाया है, अपने लिए नहीं खपाया है। और मैंने इनके लिए इसलिए खपाया कि मुझे मालूम है कि बहुत ही डिजर्विंग लोग हैं। इनके साथ 70 साल तक अन्याय हुआ है, और जब उनके आंसू कोई पहुंचता है, उनके टॉयलेट की कोई चिंता करता है, वो भूल नहीं सकता है। कोरोना का कठिन काल, चूल्हा बुझने नहीं दिया था, बच्चों को भूखा सोने नहीं दिया था। क्यों? एक सरकार थी जिसने कहा था अनाज के भंडार पड़े हैं लेकिन हम दे नहीं सकते हैं। एक ये सरकार है जिसका संकल्प है किसी का घर का चूल्हा मैं बुझने नहीं दूंगा। ये जो इमोशनल साइड है आपका, 15 साल से ज्यादा वक्त गुजरात में, 10 साल यहाँ केंद्र में, एक बहुत ही कड़े प्रशासक के तौर पर आपकी एक इमेज जो है निकल कर आई है, लेकिन हाल के दिनों में ये दिख रहा है कि आपका एक कोमल मन है जो रह रहकर बाहर आ जाता है। आप बहुत इमोशनल आदमी हैं लेकिन उसे दुनिया से छुपाते हैं। ऐसा है कि
अब टीवी का जमाना है तो लोगों को पता चल जाता है। ये कोई बाद में आई हुई चीजें नहीं होती हैं, जन्मजात होती हैं। और वो शायद मेरी स्ट्रेंथ भी है, दुनिया के नजरों में वो वीकनेस भी है, और विरोधियों के लिए ताना मारने का एक अवसर भी है। लेकिन मैं इन सबसे से परे हूं। मोदी आपका बच्चा है, आपने इसको बनाया है, आपने इसको पाल करके बड़ा बनाया है। कुछ कमी रह गई मैं ठीक करूंगा, अच्छा होगा तो आगे बढ़ाऊंगा। मैंने 2 पर्सनालिटीज आपकी बताई, एक तो बेहद इमोशनल, एक कड़ा प्रशासक। लेकिन आपके विरोधी इन दोनों के इतर एक ऐसी इमेज आपकी उकेरते हैं जिसमें आप ऑटोक्रेट हैं, तानाशाह हैं, जहां आपके कोई राजनीतिक साथी साथ नहीं होते हैं, आप किसी का साथ पसंद नहीं करते। वो कहते हैं ये आदमी क्या समझेगा परिवार, इसका तो परिवार ही नहीं है। सचमुच में सवाल उनको पूछना चाहिए कि आप देश के लिए निकले हो, परिवार के बाहर कब निकलोगे? ये सवाल उनको पूछना चाहिए। अब कांग्रेस पार्टी का पूरा कैंपेन फैमिली कैंपेन बन गया है। बाकी सारे दल इंडिया अलायंस के हैं। आप तमिलनाडु देखिए, परिवार कैंपेन कर रहा था। आप कर्नाटका देखिए, परिवार कैंपेन कर रहा था। आप आंध्र देखिए, परिवार कैंपेन कर रहा था। आप तेलंगाना देखिए, परिवार कैंपेन। आप उत्तर प्रदेश देखिए, 2 परिवार कैंपेन कर। जम्मू कश्मीर देखिए, 2 परिवार कैंपेन कर रहे हैं। सवाल मीडिया के उनको होने चाहिए कि क्या हुआ कि इतने साल के बाद भी आप परिवार से बाहर निकल क्यों नहीं पाते हो? मैं परिवार से जुड़ा नहीं हूं, ये गुनाह नहीं होना चाहिए, गर्व होना चाहिए। ये लोकतंत्र की सबसे ऊंची अमानत है कि जो इंसान अपने परिवार के लिए नहीं जीता है, जो इंसान देश को अपना परिवार मानता है, मेरा भारत मेरा परिवार, उसके लिए जीता है। अब ये क्वेश्चन मार्क लग जाए तब मुझे होता है कि क्या इरादे होंगे। आपको तकलीफ होती है इस बात को लेकर कि ये आइडियोलॉजिकल वॉर कम है, वैचारिक जो लड़ाई है वो कम है, आपसे नफरत ज्यादा है? मतलब अगर ये मोदी ने किया है तो पक्का कुछ गड़बड़ है, इसमें कुछ खराब है। कठिनाई ये है कि जब इंसान तर्क के आधार पर, तथ्य के आधार पर और जमीनी हकीकतों के आधार पर पूरी प्रकार से निराश हो चुका है, होता है, कुछ हाथ नहीं लगता है, तब वो टेबल पर छाड़ता रहता है, चिल्लाता रहता है, अनाप शनाप बोलता रहता है। अब मेरे सामने 2 रास्ते हैं कि जो हो हल्ला हो रहा है मैं अपना ध्यान उसमें केंद्रित करूं कि मैं जिस संकल्प को लेकर के चला हूं मैं अपने आप को वहां समर्पित करूं। तो मैंने अपने आप को अपने संकल्पों के लिए समर्पित कर दिया है और मैं योग का इंसान हूं। मैं ध्यान को जीता हूं, मैं ध्यान करता हूं, इसलिए मैं ध्यान को जीता हूं। और इसलिए कितनी ही कोलाहल के बीच में मैं अपने आप को निर्विकल्प, निराकार संकल्प के साथ जुड़ा हुआ चला जा रहा हूं। मुझे आपको ये एहसास नहीं, मतलब आपको सच में तकलीफ नहीं होती? आप वाहिद ऐसे शख्स हैं पॉलिटिकली जिसको इतना कोसा गया है, और ये अतिशयोक्ति नहीं है जब मैं आपसे कह रही हूँ। मतलब आप किसी भी पर्सनालिटी को सोचिए तो उसको विपक्ष की तरफ से ऐसे नहीं कोसा गया जैसे आपको कोसा गया है। हमारे शास्त्रों में कहा है कि निंदक नियरे राखिए, और मैं ये साफ मानता हूं अगर इतने आलोचक न होते, टीवी मीडिया का वो जमाने में थोड़ा कम था, लेकिन जो भी बैठे थे वो एक विचारधारा से प्रेरित लोग थे, वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप से जुड़े हुए थे, तो उन्होंने सोचा कि इस आदमी को गालियां दे दे करके हम इस पूरे एक इंस्टीट्यूट को और पूरे एक विचार प्रवाह को ही तबाह कर देंगे। ये भूल गए कि उन्होंने ऐसा करके मुझे बहुत बड़ा बना दिया, वरना मुझे कौन जानता था ये गालियों देने के कारण। और इसलिए मैं आपको आश्चर्य, मैं गुजरात में पब्लिक मीटिंग करता था ना, हाँ।
तो मैं पूछता था कि कोई काले झंडे वाला आया है कि नहीं आया है। तो फिर वो मेरे सामने, मैंने कहा भाई 2-4 काले झंडे वाले लाइए, तभी तो कल अखबार में आएगा कि मोदी जी ने इतना बड़ा कार्यक्रम किया। मैंने कहा एक लाइन नहीं छपेगी, 2-4 काले झंडे वाले रखो भाई, क्योंकि मेरा पॉजिटिव प्रचार संभव ही नहीं है। तो मैंने कहा कोई नेगेटिव वाला आ जाएगा तो कम से कम ये खबर आएगी कि मैं मोदी उस गांव में वो कार्यक्रम कर रहा था, क्या कर रहा था वो भी नहीं आएगा, तो फिर कोई सोचेगा। एक बार मेरे यहाँ कुछ लोग आए गुजरात में, हाँ। वो कह रहे, वो मिठाई विठाई लेकर के आए और बड़े 40-50 गांव के प्रधान आ गए, बोले हमारे गांव में 24 घंटे बिजली हो गई, तो हम आपको सम्मान करने आए। हाँ। मैंने कहा झूठ बोल रहे हो, 24 घंटे बिजली हो ही नहीं सकती। नहीं, बोले हो गई है। मैंने कहा बताओ किस अखबार में छपा है, किसी टीवी में आया क्या? नहीं, बोले वो अखबार में तो नहीं आएगा। तो मैंने कहा आपकी बात मान लो, बड़े मान लो। चल, मैंने कहा चलो मिठाई खिलाओ। तो मैं इन चीजों से निकला हूँ, तो मैंने इसका आनंद लिया है। हम एक कार्यक्रम कर रहे हैं मोदी जी, न्यूज 18 इंडिया का वो कार्यक्रम है मोदी वतन मुसलमान। हम ज्यादातर उन जगहों पर जाते हैं जहां पर मुस्लिम मतदाता भारी संख्या में है। पहले आलम अलग था और आज की तारीख में मैं आपको पूरी गंभीरता से और संजीदगी से कह सकती हूँ कि ऐसे ऐसे मुसलमान आगे आते हैं जो आपके लिए जान दे सकते हैं। और एक उनका वाक्य है, ना दूरी है ना खाई है, मोदी हमारा भाई है, बड़ा जोर शोर से ऐसे करते हुए नजर आते हैं। बावजूद उसके आप उस धारणा को तोड़ने में क्या नाकामयाब रहे हैं कि मोदी मुसलमानों का नहीं है? पहली बात यह है कि ये मुद्दा मुसलमान का नहीं है। इंडिविजुअल मुसलमान कितना ही मोदी के साथ होगा, लेकिन एक निश्चित विचार प्रवाह है जो उनको आदेश करता है कि आप ये करो या आप वो करो, उसके आधार पर वो निर्णय करते हैं। जहां तक मोदी का सवाल है, क्योंकि मैं स्कूल में, एक तो मेरा जो घर है ना, मेरे अगल बगल में सारे मुस्लिम परिवार हैं, तो हमारे घर में ईद भी मनती थी, हमारे घर में और भी त्योहार होते थे। मेरे घर में ईद के दिन खुद का खाना नहीं पकता था, सारे मुस्लिम परिवारों से मेरे यहाँ खाना आ जाता था, क्योंकि मेरे परिवार, हम रहते वहीं हैं, मेरा घर वहीं है, मेरे यानी 5 कदम के बाद मुस्लिम परिवार है। जब मुहर्रम निकलता था तो हमारा कंपलसरी होता था कि उससे नीचे से निकलो, जैसे परिक्रमा करते हैं ना मंदिरों में, ताजिए के नीचे। हाँ, तो ताजिए के नीचे से निकलो, हमें सिखाया जाता था। तो मैं उस दुनिया से पला बढ़ा। आज भी मेरे बहुत सारे दोस्त हैं पुराने। दूसरा, 2002 के बाद मेरी छवि बहुत खराब हो गई, खराब कर दी गई गोधरा के बाद। तो मैंने सोचा भाई जरा रियलिटी जाननी चाहिए। तो मैंने हमारे 30 कार्यकर्ताओं का, युवाओं का एक ट्रेनिंग कैंप किया और उनको सर्वे करना सिखाया। सर्वे मतलब वो आंकड़ों वाला सर्वे नहीं, बातचीत कैसे करनी, बात कैसे निकालनी। अहमदाबाद में एक माणिक चौक करके जगह है, वो माणिक चौक में शाम को लोग खाना खाने जाते, खावानू ने पीवानू। हाँ। पर वहां दिन में जो बिजनेस है, सारे व्यापारी है और खरीदार सारे हिंदू है। बड़ा यूनिक मार्केट है, मतलब सारे व्यापारी मुसलमान हैं। सारे व्यापारी मुसलमान हैं और सारे खरीदार हिंदू है। और वो इतनी भीड़ होती है जी, पैदल नहीं चल सकते आप, साइकिल को तो लेके जाना इम्पॉसिबल है। अब दिवाली में बड़ी भाव होती है ना, आप अंदर गए 2 घंटे से निकल नहीं सकते, और हर प्रकार की चीजें बिकती है वहां। मैंने कहा मुझे उसी मार्केट में सर्वे करना है, वहां सर्वे करो। तो मैंने इन लड़कों को भेजा और मैं डेली रिपोर्ट लेता था। वो गए, पूछते थे कि आप बताइए दिवाली कैसी है। हाँ जी यार, दिवाली बहुत अच्छी है। ये मैं 2002 की बात कर रहा हूँ। हाँ, मैं अभी आपसे पूछने वाली थी। 2002 की बात कर रहा हूँ। अच्छा। तो बोले दिवाली बहुत अच्छी है। फिर वो कहता था, उसको जरा चुभने के लिए वो कहता था, देखिए मोदी बैठा है यार, दिवाली है, मोदी का नाम मतलब। ये बच्चा होता था उनका, बोले इसकी माँ सुनेगी ना तो मुझे रात को खाना नहीं देगी। बोले क्यों? अरे बोली मोदी नहीं आया ना
तब तक ये स्कूल नहीं जाता था। बोले मोदी आया तो स्कूल जा रहा है, ये दिवाली की छुट्टियां हैं तो मेरे यहाँ दुकान पे मेरी मदद कर रहा है। बोले पहले कभी दुकान पे नहीं आता था। बोले मेरा सर फूट जाता था। बोले उसकी माँ इतनी खुश है कि मेरे बच्चे सब उनका जीवन बन रहा है। तो बोले मोदी के खिलाफ मेरे यहाँ घर में मत बोलो। बोले और करीब करीब 90% दुकान वालों का तर्क अलग अलग होंगे, यही जवाब था। दूसरा, मुझे कुछ महिला एक बार मिल आई, मुस्लिम महिलाएं, तो बड़ी बधाई दे रही थी, फिर कुछ अपेक्षाएं लेकर के आई थी। मैंने कहा क्या बधाई? बोले वो जुहापुरा की थी, और जुहापुरा वो है, मैं गई हूँ जुहापुरा, जहाँ करीब 3-4 लाख मुसलमान का एक गेटो है। तो बोले हम वहाँ से आए हैं। तो मैंने कहा कोई तकलीफ है क्या, कोई पुलिस वाला, कोई सरकार कुछ हैरान करती है आपको क्या? नहीं नहीं बोले साहब, हम तो आपके अभिनंदन करने आए हैं और कुछ काम लेके आए। मैं कहा बताइए। बोले आपने बिजली का काम किया ना, बहुत अच्छा किया। मैंने कहा कहाँ? वो तो मैंने बहुत बुरा किया है। मैंने कहा मैंने 35 किलोमीटर केबल, उस इलाके 35 किलोमीटर केबल उखाड़ के फेंक दिया है, और वहाँ कोई सरकारी आदमी नहीं जा पाता था। बोले साहब वही अच्छा काम किया है। मैंने कहा कैसे? मैंने तो बिजली काट दी, मैंने तो केबल काट दिए। बोले नहीं साहब, हमारे यहाँ आपका तो एक बोले बिजली मंत्री है, हाँ। हमारे यहाँ हर मोहल्ले में बिजली मंत्री है, और बोले बिजली दे करके वो हमसे पेमेंट लेते थे, केबल उनके थे। बोले सरकार की बिजली चोरी करके हमको बेचते थे और हमारे पैसे बहुत जाते थे। बोले अभी रेगुलर बिजली मिल रही है, कोई हमें दादागिरी नहीं करता है। बोले इसलिए हम आए हैं। पहले मेरे पर अखबारों में उस समय अखबार, मोदी ने वहां पर जुल्म कर दिया, सारे केबल काट दिए। एक्चुअली मैंने उनका भला किया। तो ऐसा मेरे जीवन में सैकड़ों घटनाएं हैं जी, लेकिन मैं इसका मार्केटिंग नहीं करता हूं। क्यों? मेरा पहले से मंत्र रहा है सबका साथ सबका विकास।